वेलकम बैक एवरीवन। माध्यमिक फिजिकल साइंस के 60 डे के कोर्स में आप सबका स्वागत है। आज है डे 1। आज हम डिस्कस करने वाले हैं फिजिकल साइंस के फर्स्ट चैप्टर को। इससे पहले कि मैं आज की ये सीरीज स्टार्ट करूं, मैं एक बार आपको थोड़ा बता देना चाहूंगा इस सीरीज का लक्ष्य क्या है। हमारा टारगेट है आने वाले 60 दिनों में आप लोगों को फिजिकल साइंस का पूरा कोर्स अच्छे तरीके से पढ़ा दिया जाए, जिसमें मैं सबसे पहले आपको पढ़ाऊंगा चैप्टर्स को, उसके बाद मैं उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स करवाऊंगा, उसके बाद मैं आपको प्रीवियस ईयर करवाऊंगा और फाइनली मैं उस चैप्टर का टेस्ट लूंगा, जिसके साथ आपके इस पूरे चैप्टर की प्रिपरेशन कंप्लीट होती है। तो ये पूरी चीजें हम लोग हर एक चैप्टर के साथ करने वाले हैं आने वाले 60 दिनों में। एवरी 13 चैप्टर विल बी कवर्ड लाइक दिस। तो अगर आप इंटरेस्टेड है, आप इस चैनल के साथ जुड़ सकते हैं ताकि मैं आपको पूरी तरीके से माध्यमिक के लिए प्रिपेयर करवा पाऊं। तो चलिए आज का सीरीज स्टार्ट करते हैं। इस सीरीज के डे 1 में आज हम डिस्कस करने वाले हैं कंसर्न अबाउट आवर एनवायरनमेंट, जो फिजिकल साइंस का फर्स्ट चैप्टर है। इसका वन शॉट फर्स्ट चैप्टर को मैं पूरी तरीके से डिटेल में आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड डिस्कस द चैप्टर। माध्यमिक फिजिकल साइंस चैप्टर नंबर 1 कंसर्न अबाउट एनवायरनमेंट के वन शॉट में आप सबका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कंसर्न अबाउट एनवायरनमेंट को वन शॉट में। इस वीडियो के दौरान मैं आपको पूरी चैप्टर को एक वीडियो के अंदर ही समझा देने वाला हूं, और जब आप इस वीडियो को कंप्लीट करेंगे पूरे चैप्टर को डिटेल्स में समझ जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वन शॉट का सीरीज। जानते हैं क्या क्या कंटेंट। देखिए, इससे पहले कि मैं चैप्टर को समझाना स्टार्ट करूं, मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा चैप्टर कंसर्न अबाउट एनवायरनमेंट टोटल 3 मेजर कंटेंट्स में डिवाइडेड है, 1, 2 एंड 3। इन तीनों कंटेंट को पढ़ने से पहले आपको यह जानना होगा कि इन तीनों में भी कुछ सब पार्ट्स है। जैसे कि जब आप कंटेंट नंबर 1 को स्टार्ट करेंगे तो आपको लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर के बारे में जानना है और ओजोन लेयर के बारे में समझना है। जब आप कंटेंट 2 को स्टार्ट करेंगे तो हम यहाँ ग्रीन हाउस गैस और ग्लोबल वार्मिंग को पढ़ेंगे। कंटेंट 3 में हम रैशनल यूज ऑफ एनर्जी को पढ़ेंगे। अब इन सब के अंदर में बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोग जानेंगे एक एक करके। जैसे कि लेयर के अंदर में अगर बताया जाए तो लेयर के अंदर में अर्थ में टोटल 6-7 लेयर्स है जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। ओजोन लेयर की जब हम डिस्कशन स्टार्ट करेंगे तो लेयर्स में ही एक लेयर ओजोन लेयर भी आता है, उसके बारे में हम डिटेल्स में समझेंगे। ग्रीन हाउस गैसेस, ग्लोबल वार्मिंग को पढ़ेंगे। तो चलिए अब हम लोग अपना कंटेंट स्टार्ट करते हैं, जानते हैं इस चैप्टर में हमें क्या क्या चीजें हैं जो पढ़नी है। इसके लिए हम इससे पहले कि अपने नेक्स्ट पेज की तरफ बढ़े, आपको बताना चाहेंगे कि ये जो हमारे जो क्वेश्चन इसमें से पूछा जाता है एग्जामिनेशन में, वो कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो देखिए, कंसर्न अबाउट एनवायरनमेंट में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको एग्जामिनेशन में एक 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा और एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा, और 1 मार्क्स के एमसीक्यू और फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यानी एक आपको ग्रुप ए में एमसीक्यू दिया जाएगा जिसको आपको आंसर करना है, 1 मार्क्स के आपको 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे और 2 मार्क्स के आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा। 2 मार्क्स का आपके पास एक क्वेश्चन आएगा। कलेक्टिवली आप यहां पर स्कोर करेंगे 5। यानी अगर इस चैप्टर को आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लिया है, एग्जामिनेशन के 5 मार्क्स के लिए आप रेडी हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्कशन, देखते हैं क्या है इस 5 मार्क्स के तहत। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। जैसे कि मैंने बताया, अगर आप इस पूरे चैप्टर को प्रिपेयर करते हैं, 5 मार्क्स के लिए प्रिपरेशन होगी। उसमें एमसीक्यूज में इससे बहुत सारे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। द एटमॉस्फेयर हैज 5 डिफरेंट लेयर्स, जिनके बारे में हम इलैबोरेट डिस्कशन करेंगे। पहला लेयर जो है उसका नाम है ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर के बारे में कुछ मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता दिए हैं जिनको आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिनमें से आपको ये याद रखना है जो एग्जामिनेशन में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। वो है कि ये वो लेयर है जहां पर क्लाउड, रेन और स्नो फॉर्मेशन होता है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा ये पूछा जाता है, इसे याद रखिएगा। टॉप ऑफ द ट्रोपोस्फेयर को हम ट्रोपोपॉज कहते हैं, याद रखिएगा। ट्रोपोस्फेयर के जो ऊपरी लेयर होता है, टॉप लेयर जो होता है, उसको हम लोग ट्रोपोपॉज कहते हैं। ये भी पूछा जाता है। एक और क्वेश्चन जो इससे पूछा जाता है कि इसका जो हाइट है वो अर्थ से कितना हाइट तक है। तो अगर इक्वेटर की बात की जाए तो इक्वेटर पर ये लगभग 16 किलोमीटर के हाइट तक है। अर्थ का जो सेकंड लेयर है उसका नाम है स्ट्रेटोस्फीयर। स्ट्रेटोस्फीयर के बारे में जो बताया जाए, जो ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो है क्वेश्चन नंबर 2। ये वो लेयर है जहां पर जेट एयरक्राफ्ट फ्लाई करते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। इट कंटेन्स मच ऑफ ओजोन। स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन की क्वांटिटी बहुत हाई रहती है। यहाँ पर ओजोन आपके ओजोन को जो हम O3 कहते हैं, ये भी याद रख लीजिएगा, एग्जाम में ये भी पूछा जाता है ओजोन लेयर में। वैसे हम लोग O3 के बारे में और डिटेल में डिस्कस करेंगे। इंक्रीज इन द टेम्परेचर विथ हाइट अकर्स बिकॉज ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ यूवी रेट। जैसे अब यहाँ पर पहुंचेंगे, यूवी रेट को यहाँ एब्जॉर्ब, क्योंकि ओजोन है जो यूवी रेज को एब्जॉर्ब करते हैं। तो जैसे ही आपका हाइट यहाँ बढ़ेगा, आपका टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। इंक्रीज इन टेम्परेचर होगा हाइट के बढ़ने पर। यह पॉइंट भी एग्जामिनेशन में पूछा जाता है स्ट्रेटोस्फीयर से। नेक्स्ट लेयर के बारे में पढ़ते हैं, मेसोस्फीयर। मेसोस्फीयर से पूछे जाने वाले क्वेश्चंस में यहाँ पर इसे मेसोपॉज कहा गया है। रीचिंग एट मिनिमम ऑफ 90 डिग्री सेंटीग्रेड। हाइट के साथ यहाँ टेम्परेचर जो डिक्रीज होता है
उसके बारे में बात की गई है। मेसोपॉज इसी लेयर पे पाया जाता है। मेसोस्फीयर का जो ऊपरी लेयर है उसे मेसोपॉज कहते हैं। ये ठीक स्ट्रेटोस्फीयर के ऊपर होता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो आपसे पूछे जाते हैं। ये चीज याद रखिएगा कि टेम्परेचर अगेन डिक्रीजेस विथ हाइट, ठीक है, इस लेयर पे टेम्परेचर डिक्रीज करेगा विथ हाइट से पूछा जाता है ये क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट के बारे में पढ़ते हैं, थर्मोस्फेयर और आयनोस्फेयर के बारे में। थर्मोस्फेयर आयनोस्फेयर दोनों एक साथ इसलिए डिस्कस किया जा रहा है क्योंकि इनमें बहुत ज्यादा प्रॉपर्टीज ऐसे हैं जो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, इसलिए इन दोनों को एक साथ ही डिस्कस किया जा रहा है। यहाँ पर एनर्जेटिक अल्ट्रावायलेट रेज और एक्सरे रेडिएशन जो सन से आते हैं उनके वजह से टेम्परेचर इंक्रीज होते रहता है, क्योंकि इन जो सनलाइट्स को के इन एक्स रेडिएशंस को और अल्ट्रावायलेट रेज को यहाँ एब्जॉर्ब किया जाता है। तो टेम्परेचर में इंक्रीमेंट का एक रीजन ये बनता है, याद रखिएगा। इसके अलावा थर्मोस्फेयर ऑल्सो इंक्लूड्स द रीजन कॉल्ड आयनोस्फेयर। मैंने जैसा बताया यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टीज मैच करती हैं। बहुत सारे प्रॉपर्टीज ऐसे हैं जो कॉमन है, जिसके लिए हम लोग इसे आयनोस्फेयर को थर्मोस्फेयर के अंदर ही डिस्कस कर लेते हैं। कुछ कुछ बुक में आयनोस्फेयर्स को अलग से दिया जाता है। अब देखिए ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो वहां पर नंबर ऑफ लेयर्स को 6-7 तक दिखाए जाते हैं। फिजिक्स के किसी बुक में भी 6-7 तक दिखाए गए हैं। तो ये टीचर टू टीचर वैरी करता है। आप लोगों को नंबर ऑफ लेयर्स कभी नहीं पूछेगा, आपको उससे रिलेटेड ये जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहा हूँ, प्रॉपर्टीज बता रहा हूँ, वो एग्जाम में पूछा जाता है। अच्छे से याद रखिएगा। एग्जोस्फेयर के बारे में देखा जाए तो एग्जोस्फेयर लगभग 500 किलोमीटर के हाइट तक अबव अर्थ सरफेस ये एग्जिस्ट करता है, याद रखिएगा। एग्जोस्फेयर it contains oxygen and hydrogen atoms. This is the region where atoms and molecules escape into space. तो यहाँ पर स्पेस पर चले जाते हैं एटम्स और मॉलिक्यूल्स, यहाँ से स्केप करके निकल के चले जाते हैं स्पेस में। ये भी आपको याद रखेगा। तो एग्जोस्फेयर हमारा आखिरी लेयर बन के आ रहा है। ये तो हमारे लेयर्स के बारे में। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे ओजोन लेयर के बारे में। ओजोन लेयर के बारे में हम लोग सबसे पहले डिस्कस करते हैं ओजोन लेयर का डिप्लेशन, यानी कि ओजोन लेयर में बहुत ज्यादा नुकसान पहुंच रहा है, उसके कॉजेस क्या है। तो ओजोन लेयर के डिप्लेशन के कॉजेस में बहुत सारे फैक्टर्स है, जिनमें एक बड़ा फैक्टर है सीएफसी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसका ये फुल फॉर्म भी पूछा जाता है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीएफसी। क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन में जो पहला वर्ड है क्लोरो, वो क्लोरीन के लिए है, और ये क्लोरीन वो एलिमेंट है जो ओजोन लेयर को सबसे ज्यादा डिप्लीट करता है। यहां पर एक चीज आपको बहुत इंपॉर्टेंट है जो समझना चाहिए कि एक क्लोरीन रेडिकल जो है वो केपेबल है नंबर ऑफ ओजोन लेयर्स 1 लाख ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल्स को डिस्ट्रॉय करने में, ठीक है। तो इसकी डिस्ट्रक्टिव प्रॉपर्टी इतनी ज्यादा है। आप समझिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स इतने ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं हमारे ओजोन लेयर्स को, फिर भी हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन का इस्तेमाल नहीं बंद कर रहे हैं। आपको बता दिया जाए कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ये बेसिकली इस्तेमाल होता है हमारे जितने भी तरह के कूलेंट्स है, जहां पर भी कूलेंट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है वहां पर सीएफसी इस्तेमाल किया जा रहा है। और सीएफसी में प्रेजेंट क्लोरीन जो है वो एक मॉलिक्यूल, एक रेडिकल जो है क्लोरीन का, वो जाकर 1 लाख मॉलिक्यूल्स ऑफ ओजोन लेयर को डिप्लीट कर दे रहा है, उसको डिस्ट्रॉय कर दे रहा है। इसका बहुत ही नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है। आगे बढ़ते हैं ओजोन लेयर के हार्मफुल इफेक्ट। तो अगर इसी तरह से ओजोन लेयर को डिप्लेशन होता रहा तो उसका क्या असर पड़ेगा। ओजोन लेयर के डिप्लेशन का जो असर होने वाला है वो होने वाला है ह्यूमन हेल्थ पर। ह्यूमन हेल्थ पर एक मेजर असर पड़ने वाला है स्किन कैंसर्स और आई से रिलेटेड बहुत तरह के डिजीज, क्योंकि यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट रेज जो सन के आती है उन्हें उन रेज को फिल्टर करने का काम ओजोन लेयर करती है। अगर नहीं होगा तो वो डायरेक्ट हमारे स्किन पर पड़ेगी, जिसकी वजह से स्किन कैंसर की चांसेस और बढ़ेंगे। आईज में भी बहुत तरह के अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स आपको नोटिस होंगी। इसके अलावा मराइन लाइफ भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा अगर अल्ट्रावायलेट रेज डायरेक्टली अर्थ पर पहुंचने लगी। एग्रीकल्चरल वेस्ट, एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी भी बहुत ज्यादा रिड्यूस हो जाएगी, और प्लांट्स जो है उनके जो लीव्स है वो डिस्कलर हो जाएंगे, यानी कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस वो परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो आप समझ सकते हैं प्लांट अगर फोटोसिंथेसिस अपने लीव्स पर ना कर पाए तो इसका मेजर इंपैक्ट उनके फूड सोर्सेस पे पड़ेगी, इसका इंपैक्ट उनके हेल्थ पे पड़ेगा। प्लांट इंपैक्ट होना यानी पूरे इकोसिस्टम में डिस्टर्बेंस आना, आप समझ सकते हैं कितना हार्मफुल इफेक्ट है ये। आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग डिस्कस करते हैं ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में। जैसा मैंने बताया ओजोन लेयर से हम लोगों को डिस्कस करना था, हम लोगों ने दो चीजें डिस्कस की। हम लोगों ने ओजोन लेयर के डिप्लेशन के कॉज को समझा, जहां पर रेडिकल्स के बारे में हम लोगों ने जाना, एक क्लोरीन रेडिकल 1 लाख मॉलिक्यूल्स ऑफ ओजोन को डिस्ट्रॉय कर सकता है, और उसके हार्मफुल इफेक्ट्स को जाना। नेक्स्ट डिस्कशन हमारा होने वाला है, अब हम कंटेंट 2 की तरफ बढ़ेंगे, जहां पर डिस्कस करेंगे ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में। तो चलिए देखते हैं ग्रीन हाउस गैसेस क्या है। तो ग्रीन हाउस गैसेस जो है वो बेसिकली ऐसे गैसेस है जो अर्थ पर रहकर यूवी रेज को एब्जॉर्ब करके या सनलाइट के हीट को एब्जॉर्ब करते हैं, जिससे अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता है। ऐसे गैसेस को हम ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं।
तो ग्रीन हाउस गैसेस के मेन सोर्सेस क्या है और ह्यूमन एक्टिविटीज जो ग्रीन हाउस गैसेस को बढ़ा रही हैं, चलिए उनके बारे में डिस्कस करते हैं। दिया गया है अ नंबर ऑफ फैक्ट्रीज ऑल ओवर द वर्ल्ड बर्न इमेंस क्वांटिटी ऑफ कोल, ऑयल एंड नेचुरल गैसेस एंड प्रोड्यूस अ ह्यूज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है, CO2 एक ग्रीन हाउस गैस है। इवन हमारे एयर में इसकी क्वांटिटी बहुत कम होती है, बट फिर भी CO2 ग्रीन हाउस गैस होने की वजह से इसका जितना ज्यादा आप अमाउंट अर्थ पर इंक्रीज करेंगे उतना ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी। ग्रीन हाउस गैसेस जब हीट को एब्जॉर्ब करते हैं तो उनका जो इंपैक्ट पड़ता है वो होता है ग्लोबल वार्मिंग, पूरे अर्थ का टेम्परेचर बढ़ना। तो हम लोगों ने ह्यूमन एक्टिविटीज की तरफ इशारा किया, जिसमें बताया कि डिफरेंट फैक्ट्रीज जो है वो कोल बर्न करती है, जिसकी वजह से CO2 का अमाउंट बढ़ता है। दूसरा है पावर स्टेशन, जहां पर फॉसिल फ्यूल्स को मेजरली यूज किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड अगेन प्रोड्यूस होती है। इसके अलावा हम जिन व्हीकल्स का इस्तेमाल करते हैं वो है, इसके अलावा हम जिन कूलेंट्स का इस्तेमाल करते हैं CFC वो है। तो ये सारे वो सोर्सेज है जो हमारे ग्रीन हाउस गैसेस के मेन कंस्टिट्यूएंट बनते हैं, मतलब हम ग्रीन हाउस गैसेस को प्रोड्यूस कर रहे हैं अपने एक्टिविटीज से। अब ये जानते हैं कि इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या पड़ रहा है। तो ग्रीन हाउस गैसेस का जो कॉन्सिक्वेंसेस पड़ रहा है वो क्लाइमेटिक चेंजेस आ रहे हैं, कुछ अदर चेंजेस भी है। क्लाइमेटिक चेंजेस समझना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर हमारा क्लाइमेट चेंज होगा तो हो सकता है ह्यूमन लिविंग बींग्स का, सिर्फ ह्यूमन नहीं बल्कि पूरे लिविंग बींग्स का एग्जिस्टेंस खतरे में पड़ जाए क्लाइमेटिक चेंज की वजह से। इतने मेजर क्लाइमेटिक चेंजेस आ रहे हैं। जानते हैं क्या क्या है क्लाइमेटिक चेंजेस? ग्लोबल वार्मिंग, यानी जो हम लोग ग्रीन हाउस गैस प्रोड्यूस कर रहे हैं उसकी वजह से अर्थ का टेम्परेचर जो बढ़ रहा है, ओशन का जो टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है, सी लेवल जो है वो बढ़ जा रहा है। ठीक है, अब ओशन का लेवल बढ़ने की वजह से क्या हो रहा है, ओशन क्यों गर्म हो रहा है, क्यों बढ़ रहा है? बिकॉज जो हमारे हिली रीजन्स है, जहां पर हमारे पास मेल्ट आइस है, वो वहां के आइस मेल्ट होना स्टार्ट हो रहे हैं, और आइस मेल्ट होने की वजह से वाटर लेवल जो है वो बढ़ता हुआ चला जा रहा है। अब मेल्टिंग आइस वाटर लेवल को रेज कर रही है, जिसका इंपैक्ट ये पड़ेगा कि अर्थ पर जो हमारे पास लैंड का एरिया था वो और डिक्रीज करने लगेगा। कोस्टल रीजन्स जो है वो किसी तरह वो हमेशा फ्लडेड हो जाएंगे, और आपको ये पता चलेगा कि जो लैंड का रीजन है वो और थोड़ा श्रिंक होता हुआ जा रहा है। ये एक मेजर इंपैक्ट पड़ने वाला है। दूसरा है टेम्परेचर रीजन ऑफ द विंटर विल बी शॉर्टर एंड वार्मर एंड समर विल बी लॉन्गर एंड हॉटर। तो आपको क्या दिख रहा है? आप अब नोटिस कर रहे होंगे कि अर्थ में अभी ऐसा हो रहा है कि जो विंटर का सीजन है वो बहुत कम वक्त के लिए रह रहा है और थोड़ा गर्म भी रह रहा है, जबकि समर सीजन की बात की जाए तो वो और लेंदी होता हुआ जा रहा है और गर्मी और बढ़ती भी जा रही है। इसके रीजन है ग्रीन हाउस गैसेस। तो ग्रीन हाउस गैसेस का ये इफेक्ट है। इसके अलावा कुछ और इफेक्ट्स डिस्कस किए गए हैं, आप उनको पढ़िएगा। यहां पर मैं मेल्टिंग ऑफ आइस कैप की ऑलरेडी बात कर चुका हूं। पोलर रीजन्स में आपको ये पता है राइज ऑफ एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर के बात मैं ऑलरेडी कर चुका हूं, जिसकी वजह से अर्थ की जो ह्यूमिडिटी है वो भी बढ़ती हुई जा रही है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ लेके चलना चाहूंगा। अगला है, क्या हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं? आंसर है बिल्कुल हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं। वी आर द रीजन ऑफ प्रोड्यूसिंग इट, सो डेफिनेटली वी कैन कंट्रोल इट। हमें चाहिए कि हम CFC और CO2, ये जो दो मेन कंस्टिट्यूएंट्स हैं हमारे ग्रीन हाउस गैसेस के, इन दोनों के प्रोडक्शन पे जितना ज्यादा कंट्रोल प्रोड्यूस कर पाए। हम CO2 के प्रोडक्शन के हर एक सोर्सेस को बंद करें या कम करें। जैसे कि आज के टाइम पे आपको पता है कि व्हीकल्स के केसेस में हमें दिया जाता है कि एक अपग्रेडेड व्हीकल आता है BS4, BS5, इस तरह से हमेशा इंजन के अपग्रेड किए जा रहे हैं। ये इंजन्स और साइलेंसर्स के अपग्रेड्स हैं, जिसकी वजह से आपके पास एक नया अपग्रेडेड सिस्टम आ रहा है जो हमारे CO2 के प्रोडक्शन है उसे डिक्रीज कर रहा है। बट हम क्या करते हैं, हम हमेशा कोशिश करते हैं जो हमें चीपर प्राइस पे मिले। BS4 के इंजन जो हमें कम प्राइस पे मिलेंगे, BS6 हमें हायर प्राइस पे मिलेगा, तो हम BS6 को नहीं प्रेफर करते हैं। हम कहते हैं BS4 को परचेज करेंगे, ये हमें चीपर मिलेगा। लेकिन याद रखिए एट द सेम टाइम हमें ये चीपर तो मिल रहा है, लेकिन हमें पॉल्यूशन जो क्रिएशन है वो ज्यादा मिल रहा है। CFC के केस में भी हमारे पास वैसा ही है। हमारे पास कूलेंट CFC को छोड़ के अगर कोई दूसरा कूलेंट यूज हो तो CFC कॉमन होने की वजह से इसका कॉस्ट कम पड़ता है, लेकिन अगर आप CFC की जगह दूसरे कूलेंट को यूज करेंगे तो आपको कॉस्ट कंपैरेटिवली हाई पड़ेगा, और हम कॉस्ट एफिशिएंसी के चक्कर में CFC का इस्तेमाल बढ़ा दे रहे हैं, जिसका नेगेटिव इंपैक्ट अर्थ पर पड़ रहा है। तो CFC और CO2 को कंट्रोल करना एक बहुत ही अच्छा तरीका हो सकता है। दूसरा, हमारे पास जितने भी फॉसिल फ्यूल्स है उनका जो यूज है वो भी हमें कंट्रोल करना चाहिए। ग्रीन हाउस गैस के कंट्रोल्ड यूज हमें बहुत हेल्प करेंगे ग्रीन हाउस इफेक्ट को डिक्रीज करने में। आगे बढ़ते हैं ग्लोबल वार्मिंग। जैसा कि मैंने आपको बताया, ग्रीन हाउस गैसेस का इंपैक्ट पड़ता है ग्लोबल वार्मिंग पर। तो ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है आपको ऑलरेडी पता चल चुकी होगी कि टेम्परेचर अर्थ का ऑलवेज इवेंचुअली डिक्रीज कर रहा है ड्यू टू आवर एक्टिविटीज। हम ग्रीन हाउस गैसेस प्रोड्यूस कर रहे हैं, ग्रीन हाउस गैसेस कलेक्टिवली सन के टेम्परेचर को एब्जॉर्ब कर रहे हैं और फिर रेडिएट नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से अर्थ का टेम्परेचर
माइनरली बढ़ता हुआ जा रहा है, लेकिन ये कलेक्टिवली बहुत बड़ी क्वांटिटी होती है। आपको बताना चाहेंगे कि 1800 लेके 1900 एडी के बीच में जहां पर अर्थ के टेम्परेचर में 0.4 डिग्री सेंटीग्रेड का इंक्रीमेंट था, 19 से 2000 के बीच में ये 1 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास का इंक्रीमेंट हो गया। तो ये इंक्रीमेंट अगर इतना हाई है तो इसके हिसाब से अगर अर्थ की टेम्परेचर बढ़ती भी जाए, आइस कैप में जितने भी आइस है सब मेल्ट होना स्टार्ट करेंगे। अर्थ पर एक ऐसा सिचुएशन आएगा कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हमारे पास लैंड का एरिया श्रिंक होकर बहुत ही छोटी सी क्वांटिटी बच जाएगी और मोस्ट ऑफ द जगह सिर्फ पानी और पानी होगा। अगर हमें अर्थ पर रहना है, हमें चाहिए कि ग्लोबल वार्मिंग के इस कंसेप्ट को अच्छे से समझे और इससे जो नेगेटिव इंपैक्ट्स पड़ रहे हैं उनको एनालाइज करके अपने लाइफस्टाइल को चेंज करें। आगे हम लोग पढ़ेंगे रैशनल यूज ऑफ एनर्जी। रैशनल यूज ऑफ एनर्जी पे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनमें एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जाता है, कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल। फ्यूल के कैलोरीफिक वैल्यू से आप क्या समझते हैं? देखिए, अगर मैं आपको बोलूं कि मैं आपको 1 किलो कागज दे रहा हूं और मैं कह रहा हूं कि 1 किलो कागज को बर्न करो, ठीक है, और इसमें से आप कुछ जो एनर्जी मिलेगा उससे आप कुछ बनाओ। फॉर एग्जांपल मैं आपको बोल रहा हूं कि आप टी बनाओ, क्लियर, और दूसरी तरफ में मैं आपको दे रहा हूं कि यही 1 किलो क्वांटिटी ही मैं दे रहा हूं। यहां पर भी मैंने 1 केजी दिया, यहां पर भी मैं 1 केजी दे रहा हूं, लेकिन यहां पर मैं आपको कोल दे रहा हूं, यहां पर मैंने आपको दिया था पेपर, ओके, और यहां पर मैंने आपको वही सेम 1 केजी की क्वांटिटी दी है, लेकिन यहां पर मैंने आपको दिया कोल और मैं कह रहा हूं यहां पर टी बनाओ। तो आप सर्टनली कह सकते हैं कि 1 केजी पेपर जलाकर आप चाय नहीं बना सकते, लेकिन हाँ, आप 1 केजी कोल को बर्न करके आप चाय क्या आप और भी बहुत कुछ बना सकते हैं। पॉइंट समझाने का यह है कि जब कोई एक सर्टेन क्वांटिटी, यूनिट क्वांटिटी को आप बर्न करते हैं, एवरी मटेरियल डजंट गिव्स द सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी, राइट। कैलोरी जो है वो यूनिट ऑफ एनर्जी है, तो ये जो यूनिट ऑफ एनर्जी है कैलोरी, ये सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन नहीं करती है। कॉन्सिक्वेंटली ये समझ आता है कि सब जब कोई एक यूनिट क्वांटिटी को बर्न करते हैं, जो अमाउंट ऑफ एनर्जी वो एमिट करता है वो सेम नहीं होता है, हर एक का अलग अलग होता है। इसे ही कहते हैं कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ दैट फ्यूल। जिस मटेरियल की बात की जा रही है उससे फ्यूल बुलाया जा रहा है, जो एनर्जी वो प्रोड्यूस कर रहा है वो उसके कैलोरीफिक वैल्यू की। कैलोरीफिक वैल्यू को जनरली हम जूल पर केजी के हिसाब से डिनोट करते हैं। पर केजी आप क्वांटिटी ले रहे हैं और जी कितना जूल वो प्रोड्यूस कर रहा है। यहां पर आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट वर्ड को भी बहुत अच्छे से समझना चाहिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब ऐसा डेवलपमेंट जिसमें आप अपनी जनरेशन को हेल्प कर रहे हैं बट आगे वाले आने वाले जनरेशन के लिए भी सोच रहे हैं। आप अपने जनरेशन को डेवलपमेंट पर ले जाने के लिए सारे नेचुरल रिसोर्सेस को पूरी तरीके से अगर कंज्यूम कर लेंगे तो आने वाला जनरेशन जो है वो कॉम्प्रोमाइज करेगा नेचुरल रिसोर्सेस के साथ। ये किसी भी तरह से डेवलपमेंट नहीं है। इसे आप इस डेवलपमेंट को आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं कह सकते। ये वर्ड डेवलपमेंट दिख रहा है कि हम लोगों ने सारे रिसोर्सेस को यूज करके खुद को डेवलप कर लिया, बट हमारा आगे वाला जनरेशन अगर कॉम्प्रोमाइज करने वाला है तो ये डेवलपमेंट सस्टेनेबल नहीं है। आप इसे सस्टेनेबल बनाइए, यानी कि सोर्सेस को, रिसोर्सेस को इस तरह से यूज करें कि वो आने वाले जनरेशन तक को मिलता रहे और सभी ग्रेजुअली इवेंचुअली डेवलप करते रहे। एग्जाम्पल से समझाना चाहता हूं कि मेरे घर पे कोल का माइन है और मैं अपने घर के कोल माइन से निकालकर कोल बर्न कर रहा हूं और मैंने अपने पूरे जनरेशन में इसी तरह से कोल बर्न करता रहा। मैं इसके बाद वाले जनरेशन ने देखा कि उनके पास कोई कोल बचा ही नहीं है, तो अब उनको बाहर वालों पे रिलाई करना पड़ेगा। बाहर वालों पे रिलाई करने के लिए उनको अलग से कॉस्ट पे करना पड़ेगा। तो जो डेवलपमेंट मैंने पाया वो डेवलपमेंट मेरे नेक्स्ट जनरेशन को नहीं मिला। इसे कहेंगे कि क्या ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट है? नहीं, ये डेवलपमेंट सस्टेन नहीं कर पा रहा, बच नहीं पा रहा है। क्यों? क्योंकि इस डेवलपमेंट को में मैंने अपने सारे नेचुरल रिसोर्सेस यूज कर दिए हैं। इस तरह के डेवलपमेंट्स को की बात नहीं की जा रही है। आगे बढ़ना चाहेंगे, हम लोग जानना चाहेंगे कि जो सोर्सेस ऑफ एनर्जी है उसके दो डिफरेंट टाइप्स होते हैं, नॉन रिन्यूएबल और रिन्यूएबल। नॉन रिन्यूएबल क्या होते हैं, रिन्यूएबल क्या होते हैं? तो नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी वो सोर्सेस ऑफ एनर्जी है जिनको आप दोबारा रिन्यू नहीं कर सकते हैं। अगर मैं आपको एग्जांपल में बात करूं कोल की, तो आप कोल आपके पास जो है आप उसे बर्न करोगे और क्या आप दोबारा कोल प्रोड्यूस कर सकते हैं? मिलियन ऑफ मिलियन ईयर्स लगते हैं कोल के प्रोडक्शन में, राइट। तो जो भी हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेस हैं वो हमारे नॉन रिन्यूएबल है। बल्कि अगर हम लोग दूसरी तरफ बात करें, नेचुरल रिसोर्सेज ही में सोलर एनर्जी की बात करते हैं, तो ये जो एनर्जी है ये कभी भी एग्जॉस्ट नहीं हो सकती। तो ये हमारी रिन्यूएबल एनर्जी है। जब तक अर्थ है तब तक सोलर एनर्जी हमें मिलती रहेगी और हम इसे जितनी चाहे क्वांटिटी में यूज कर सकते हैं। तो ये रिन्यूएबल एनर्जी है। एनर्जी के इन दोनों सोर्सेस को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो सोर्सेस दोबारा प्रोड्यूस किए जा सकते हैं, इनएग्जॉस्टेबल है, उन्हें हम लोग कहते हैं रिन्यूएबल। बट जो एग्जॉस्टेबल है, जिन्हें हम खत्म कर देंगे, वो है नॉन रिन्यूएबल। हमें नॉन रिन्यूएबल और रिन्यूएबल को बैलेंस्ड वे में यूज करना चाहिए, वरना अगर हम सारे नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस को अभी यूज कर ले, हमारा डेवलपमेंट सस्टेनेबल नहीं होगा।
आने वाले जनरेशन को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, उन्हें सिर्फ रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी पे रहना पड़ेगा, जिसके अपने लिमिटेशंस है। तो हमें ये समझना चाहिए रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल का बैलेंस्ड यूज करना चाहिए। आगे बढ़ेंगे ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी पे। जो हमारे पास सोर्सेज ऑफ एनर्जी है उनको हम लोगों ने रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल में बांटा है। ये जो हमारे पास रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है, हम इसे ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी भी कह सकते हैं, कि हमारे पास जो अभी सोर्स ऑफ एनर्जी है उनका एक ऑल्टरनेटिव हमारे पास है। इनके बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो इसमें पहला हमारा डिस्कशन होगा सोलर एनर्जी पे। सोलर एनर्जी के अपने एडवांटेज है, ये बहुत ही चीप होता है और इसे आप आसानी से इंस्टॉल करवा सकते हैं और एक लंबे टाइम के लिए चलता है। जबकि इसका डिसएडवांटेज है कि अगर वेदर क्लाउडी है तो ये काम नहीं करेगा। सोलर एनर्जी के बाद हमारे पास है विंड पावर। विंड पावर में हम लोग ये समझ सकते हैं कि ये सबसे पहली बात, ये पॉल्यूशन फ्री है और ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, जो कि आप कह सकते हैं कि हर एक ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी का मेजर रीजन है। लेकिन इसका प्रॉब्लम यह है कि आपको इसके लिए बहुत ही बड़ा लैंड एरिया लगता है, यानी कि इसका सेटअप कॉस्ट बहुत हाई होता है, इसी वजह से ये प्रैक्टिकल साउंड नहीं करता है। तीसरा है टाइडल एनर्जी। टाइडल एनर्जी के अपने एडवांटेज है, ये कोई ग्रीन हाउस गैसेस प्रोड्यूस नहीं करता है, ये कोई पॉल्यूशन क्रिएट नहीं करता है, जैसे कि मैंने बताया ये सब में आपको मिलेगा। और इसका जो डिसएडवांटेज है कि टाइडल एनर्जी डेवलपमेंट इज हैम्पर्ड बाय एन अपफ्रंट कॉस्ट। इसके भी इंस्टॉलेशन में बहुत ज्यादा कॉस्ट पड़ती है, क्योंकि टाइड जब उठेंगे और वो जब गिरेंगे तो जिसकी वजह से हमें जो एनर्जी प्रोडक्शन होगा वो हम लोगों को यूज करना है, और ये काफी एक्सपेंसिव सेटअप होता है, इसलिए ये भी प्रैक्टिकल नहीं हो पाता है। लेकिन अगर इससे हम एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी यूज कर सकते हैं तो करना चाहिए। जियोथर्मल एनर्जी में हम लोग अर्थ के अंदर में जो हीट है उसे यूज करते हैं एज एन एनर्जी सोर्स। ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट होता है और इसमें जो पॉल्यूशन होता है ये बहुत ही लेस अमाउंट ऑफ पॉल्यूशन होता है, लेकिन हाँ यहाँ एक पॉल्यूशन का अमाउंट है, फिर भी बहुत कम है कंपेरेटिव टू हम जिन सोर्सेस को इस्तेमाल करते हैं एज नॉन रिन्यूएबल वन। प्रॉब्लम क्या है? इसका प्रॉब्लम है कि इसके हॉटस्पॉट्स बहुत कम अवेलेबल है। किसी किसी जगह पर जहां पर ये पॉसिबल है उसी जगह पर हम जियोथर्मल एनर्जी पर रिलाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप हर जगह पर जियोथर्मल एनर्जी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके हॉटस्पॉट जहां प्रेजेंट है उन जगहों पर इसको कर सकते हैं। इसका भी अपफ्रंट कॉस्ट बहुत हाई आता है। नेक्स्ट है बायोमास एनर्जी एंड बायोगैस। बायोमास एनर्जी बायोगैस के केस में भी यही है कि ये हमारे फॉसिल फ्यूल्स पर डिपेंडेंसी को कम करता है। जितने भी ऑल्टरनेटिव सोर्सेज है उसमें ये एक बेस्ट ऑप्शन होता है बायोमास को और बायो एनर्जी गैस को प्रोड्यूस करना। लेकिन इसके भी अपनी लिमिटेशंस है, ये कंप्लीटली एफिशिएंट नहीं होता है। इथेनॉल इज कंसीडर्ड टू बी इनएफिशिएंट कंपेयर टू गैसोलीन। तो इसके वजह से हमारे पास जो टोटल क्वांटिटी आती है वो कम आती है एंड दैट इज अफेक्टिंग आवर सोर्स ऑफ एनर्जी। तो बायोमास एंड बायो एनर्जी एक तो बेस्ट एनर्जी सोर्सेज में बनता है, लेकिन ये इतना यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता है। इसके बाद ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी में एक मेजर के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसे कहते हैं फायर आइस, सीबीएम, कोल बेड मिथेन। कोल बेड मिथेन क्या है? तो बेसिकली कोल बेड मिथेन एक मिथेन गैस का सोर्स है जो हमें कोल माइंस पे मिलता है, और कोल माइंस पे मिलने पर हम लोग उसे सीएमएम कहते हैं, और ओशियन के बेड पर मिलने पर हम लोग उसे सीबीएम, कोल बेड मिथेन कहते हैं। सीबीएम और सीएमएम ये दोनों ही हमारे पास मिथेन के एक बहुत ही अच्छे सोर्सेस है। मिथेन हाइड्रेट्स जिसे हम लोग फायर आइस कहते हैं, यहां पर उनके बारे में भी डिस्कस किया गया है। कोलबेड मिथेन में जो हमें मिथेन मिलता है वो मिथेन हाइड्रेट्स है, आर व्हाइट आइस लाइक सॉलिड्स इनसाइड ऑफ व्हिच आर ट्रैप्ड मॉलिक्यूल्स ऑफ मीथेन। तो मीथेन हमारे पास एक अच्छा नेचुरल रिसोर्स है, एज अ फ्यूल है, और इसका एक मेजर सोर्स हमारे पास है मिथेन हाइड्रेट्स के फॉर्म में। मिथेन हाइड्रेट्स बेसिकली मिथेन के वो फॉर्म है जहां पर वो सॉलिड आइस लाइक स्ट्रक्चर में होते हैं, जिसके अंदर में मिथेन के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। ठीक है, वो हमारा मिथेन हाइड्रेट्स है। इसे हम लोग फायर आइस कहते हैं क्योंकि ये एनर्जी का सोर्स है। यहां पर एक चीज और समझ सकते हैं, 1 क्यूबिक मीटर ऑफ गैस, क्यूबिक मीटर से हम लोग उसके यूनिट की तरफ इशारा कर रहे हैं, वॉल्यूम की तरफ इशारा कर रहे हैं। अगर आपके पास 1 क्यूबिक मीटर ऑफ गैस है, मिथेन हाइड्रेट है, तो वो 164 क्यूबिक मीटर होगा, ये मीटर्स ऑफ नेचुरल गैस प्रोड्यूस कर सकता है, यानी हमारे पास उतना अमाउंट दे सकता है। तो 1 क्यूबिक मीटर से 164 क्यूबिक मीटर तक का हमें नेचुरल गैस मिल सकता है। देख सकते हैं कितनी हाई क्वांटिटी में मिल रहा है, तो ये बहुत ही एक अच्छा रिसोर्स है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। हम लोगों ने पूरे चैप्टर को वन शॉट में देखा और हम लोगों ने पूरे चैप्टर को समझा। तो बच्चों, इस वन शॉट में हम लोगों ने पूरा ये चैप्टर एक बार में पढ़ा। यहाँ पर पढ़ाते वक्त मैंने बहुत ही फास्ट मोड रखा था क्योंकि मैं इस वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करना चाहता था। लेकिन एक चीज आपको क्लियर हो गया होगा कि इस पूरे चैप्टर में जितने भी कंटेंट आपके लिए इंपॉर्टेंट थे वो सारी चीजें एक बार में कवर कर दी गई है। इसके अलावा मैंने इसे डिटेल में वन कंटेंट करके अलग अलग इलैबोरेटली समझाते हुए भी वीडियो सीरीज बनाया है। अगर आपको वो देखना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और अभी वीडियो के एंड में मैं आपको स्क्रीन पर दे देता हूं, इस प्लेलिस्ट को आप चेक कर सकते हैं जहां पर इस चैप्टर को डिटेल में डिस्कस किया गया है। आप उस वीडियो को देखकर अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि इस चैप्टर के डिटेल डिस्कशन को करना है। लेकिन वन शॉट अगर आपके लिए एनफ है, देन वेल एंड गुड।
वी कैन कंटिन्यू विद आवर नेक्स्ट वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल, जहां पर हम इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर डिस्कशन करते हुए मिलेंगे। चलिए आज का वीडियो ना दो, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन डू टेक केयर।